हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस एक बार फिर से हम मिल गए हैं एक और वीडियो के साथ। तो चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास जो है वो एसएससी सीजीएल मेंस के लिए है। तो अच्छे ढंग से आप प्रिपरेशन करेंगे, साथ साथ में आप कमेंट करके आंसर भी देते रहेंगे। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइज हमारा ऐप जो है वो लॉन्च हो गया है। तो सारे बच्चे ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। ऐप आपको डाउनलोड करने के लिए आपके प्ले स्टोर में जाना है। ऐप प्ले स्टोर में जाके और आपको राइस स्मार्ट हिंदी ऐप क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना है। या फिर यहां पर आपको स्कैनर दिखाई दे रहा है, यहां से स्कैन करके भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब ऐप के अंदर होगा क्या, ठीक है। तो ऐप के अंदर क्या होगा, ऐप के अंदर आपको कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच यहां पर मिलने वाला है। कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच बोले तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहां पर जितने भी एसएससी के एग्जाम ले रही है, जितने भी एग्जाम ले रही है, जैसे भी एमटीएस का एग्जाम है, सीएचएसएल का एग्जाम है, सीजीएल का एग्जाम है, तो यहां पर कंप्लीट आपको एसएससी सॉल्यूशन मिलेगा। साथ में आपको देखिए ऐप के ऊपर क्या मिलेगा, ऐप के ऊपर आपको डेली 3 घंटे की लाइव क्लास रहेगी। यहां पर स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, डेली टेस्ट आपका होगा। इसके अलावा वीकली असाइनमेंट भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मंथली एग्जाम बेस्ड टेस्ट ये भी आपका होगा, मंथली टेस्ट भी आपका होगा। इसके अलावा सेमेस्टर टेस्ट भी होगा। देखिए इतने सारे टेस्ट हैं। अब इतने सारे टेस्ट लेने का हमारा जो पर्पज है मेनली वो ये है कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे ढंग से हो जाए। आप मेन एग्जाम देने से पहले आप बहुत सारे एग्जाम दे चुके होंगे, ठीक है। तो आपके जो मेन एग्जाम जो आपका होगा उसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके अलावा डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहां पर आपका होगा। डाउट क्लियरिंग सेशन जो पर्टिकुलर टीचर हैं वो आपको डाउट क्लियर कराएंगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, जिस सब्जेक्ट के अंदर भी आपके डाउट आएंगे। जेनरिक टॉपिक्स भी यहां पर होंगे। जेनरिक टॉपिक्स का मतलब ये है कि जो टॉपिक आपके क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, जिस टॉपिक के अंदर आपको ज्यादा डाउट आ रहे हैं, ठीक है, वो टॉपिक आपको अच्छे ढंग से अलग से समझाए जाएंगे, ठीक है, विद पिक्चर्स के साथ समझाए जाएंगे, या फिर जैसे भी आपको वो चीजें समझ में आती है वैसे आपको समझाया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सारे टीचर जो हैं वो एक से बढ़कर एक टीचर हम लेके आए हैं, ठीक है। तो यहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। आप एसएससी की तैयारी बेहतर कर सकते हैं हमारी ऐप के साथ और हम के साथ जुड़ के, बिल्कुल। चलिए, जैसा कि मेरे बारे में आप जानते हैं, मेरा नाम है घनश्याम पारेख, आपका फिजिक्स मेंटोर। गाइस मैंने बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं टीच किए हैं, जिसमें से बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो गवर्नमेंट जॉब के अंदर ऑलरेडी हैं। आप भी अगर गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस लाइव क्लास के अंदर, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो कुछ इस प्रकार से है, आप स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज, सरफेस टेंशन की एसआई यूनिट क्या है, ठीक है। जल्दी से क्या करेंगे, क्वेश्चन का आंसर देंगे। सारे बच्चे विद इन सेकंड क्या देंगे, क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो देखिए एसआई यूनिट ऑफ सरफेस, पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए भाई सरफेस टेंशन क्या चीज है, ठीक है। ये जो सरफेस टेंशन है क्या मामला है। अब सरफेस टेंशन बोले तो सरफेस टेंशन क्या होती है, किसी लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है सरफेस टेंशन, किसी लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। और लिक्विड की कौन सी प्रॉपर्टी है, हर एक लिक्विड अपने सरफेस एरिया को मिनिमम रखना चाहता है। हर एक लिक्विड की यह प्रॉपर्टी है कि वो अपने सरफेस एरिया को क्या रखना चाहता है, मिनिमम रखना चाहता है। वो अपने सरफेस एरिया को बढ़ाना नहीं चाहता, ठीक है। इसीलिए लिक्विड जो है ना उसकी ड्रॉप बनती है, ठीक है। लिक्विड क्या बनती है, लिक्विड की बूंदे बनती है। यानी कि लिक्विड की जो बूंदे स्फेरिकल शेप की वो क्यों बनती है, क्योंकि स्फीयर का जो एरिया होता है वो मिनिमम होता है, इसीलिए पानी की बूंदे बनती है, ठीक है। पानी या कोई भी लिक्विड जो है ना वो बूंदों के रूप में हो जाता है, ठीक है। तो उसकी बूंदे क्यों बनती है, इसका कारण क्या है, सरफेस टेंशन है। क्योंकि हर एक लिक्विड चाहता है कि उसका सरफेस एरिया क्या रहे, मिनिमम रहे। अब सरफेस एरिया की यूनिट आपसे पूछी जा रही है, तो सरफेस एरिया की यूनिट यहां पर क्या हो जाएगी आपकी, न्यूटन पर मीटर। सरफेस एरिया की यूनिट जो आपकी होती है वो क्या होती है, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। न्यूटन पर मीटर यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है आपका, सरफेस टेंशन होता है, ठीक है। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये क्या होता है आपका सरफेस टेंशन होता है। और फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो ये न्यूटन पर मीटर जो होती है आपकी वो क्या होती है, सरफेस टेंशन की यहां पर यूनिट होती है, ठीक है। यहां पर और भी बहुत सारी यूनिट दी गई है, जैसे न्यूटन मीटर पर सेकंड आपको दिया गया है। न्यूटन मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है, यहां पर देखिए न्यूटन मीटर किसकी यूनिट होती है, वर्क की यूनिट होती है। देखिए ए ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं, तो न्यूटन मीटर
पर सेकंड यहां पर आपको दिया गया है। देखिए न्यूटन मीटर क्या होता है, न्यूटन मीटर यानी कि फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट यानी कि क्या होता है, वर्क, ठीक है, डिवाइड बाय ये सेकंड डिवाइड बाय टाइम। तो ये क्या होती है, ये होती है आपकी पावर, क्या होती है, पावर, ठीक है। यहां पर न्यूटन मीटर दिया गया है, देखो डी ऑप्शन के अंदर न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर का मतलब क्या है, वर्क डन, न्यूटन मीटर का मतलब क्या है, वर्क डन, ठीक है। तो ये डी जो ऑप्शन है किसकी यूनिट है, डी जो ऑप्शन है ये यूनिट है आपके वर्क की, किसकी यूनिट है, वर्क की, ठीक है। अच्छा यहां पर ये जो यूनिट है मैंने भी आपको बताया किसकी यूनिट है, ये पावर की, पावर का मतलब शक्ति की। इसके अलावा यहां पर देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया गया है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया ये किसकी यूनिट होती है जी, प्रेशर की, ठीक है, यानी कि दाब की। और ये वाली जो यूनिट है आपकी बी, वो किसकी यूनिट है, आपकी सरफेस टेंशन की। तो ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से, दिल और दिमाग के अंदर क्या रखेंगे, फिट रखेंगे इस बात को कि सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है। इसके अलावा चारों यूनिट जो है आपको याद कर लेनी है, पता नहीं क्वेश्चन कौन सी यूनिट से कब आपसे पूछा जाए, कौन से एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट हैव सेम डायमेंशन। इनमें से कौन सा पेयर है जिसका डायमेंशन जो है वो सेम, पेयर डज नॉट हैव सेम डायमेंशन, कौन सा है जिसका डायमेंशन सेम नहीं है, सेम नहीं डायमेंशन वाला बताना है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, देखिए दोनों ही जो है ना, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें ये भी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी की बात करें ये भी एनर्जी है। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी भी एक तरह की एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी यहां पर क्या है, एनर्जी है, दोनों तरह की एनर्जी है। तो डायमेंशन क्या मिलेगा इनका, सेम मिलेगा, डायमेंशन क्या मिलेगा यहां पर, सेम मिलेगा। यहां पर देखिए दूसरा दिया गया आपको डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जो बी ऑप्शन है वो आपका आंसर बनने वाला है। और देख लेते हैं बाकी, तब तक फोकल लेंथ और हाइट। देखिए फोकल लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, ठीक है। देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट की बात करें ये जूल होती है, ठीक है। यहां पर इसकी यूनिट भी क्या मिलेगी, जूल मिलेगी। दोनों देखिए यहां पर डी ऑप्शन के अंदर, देखिए डी ऑप्शन के अंदर दोनों फोर्स आपको दिए गए हैं, फ्रिक्शनल फोर्स है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों फोर्स हैं, दोनों फोर्स, अगर फोर्स की यूनिट की बात करें तो न्यूटन होगी, ठीक है, तो दोनों फोर्स की क्या होगी, न्यूटन होगी। इसके अलावा फोकल लेंथ और आपको हाइट दिया गया है, दोनों की यूनिट क्या होती है, इसकी भी मीटर होती है और इसकी भी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। जबकि बी जो ऑप्शन यहां पर आपको दिया गया है डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, देखिए डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है, अगर डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी यानी कि घनत्व की बात हम करते हैं, तो घनत्व क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, क्या होता है जी, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होती है। जबकि ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी यहां पर दिया गया है, ठीक है, ये क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी होती है, क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी होती है, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं या रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोले या रिलेटिव डेंसिटी बोले, दोनों एक ही टर्म है ये, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी बोल दे या स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल दे। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, किसी भी मटेरियल की डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि पानी का घनत्व, ठीक है। पानी का घनत्व कितने डिग्री पे, 4 डिग्री पे, ठीक है। तो ये क्या है, रिलेटिव टर्म है, यानी कि ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि ये जो है ये क्या है, डायमेंशनलेस है, यानी कि ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। कैसी है, यूनिटलेस है ये, ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब इसकी कोई यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं है। जबकि अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम होती है, और इसकी यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। तो इसका डायमेंशन भी कुछ ना कुछ रहेगा, ठीक है। डायमेंशन क्या रहेगा, एम एल
की पावर -3, ml की पावर -3, ये क्या रहेगा, डायमेंशन रहेगा। जबकि स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो ये क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। ये क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। तो एक डायमेंशन, एक विद डायमेंशन के है और एक क्या है, डायमेंशनलेस है। ठीक है, तो इनका डायमेंशन आपस में सेम नहीं मिला। यही क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, कौन से पेयर का डायमेंशन सेम नहीं है। बाकियों का सेम है, देखिए इसकी यूनिट भी जूल है, इसकी यूनिट भी जूल है, तो दोनों जूल है तो डायमेंशन क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। यहां पर यूनिट सेम नहीं है क्योंकि इसकी तो कोई यूनिट है ही नहीं, और इसकी यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका डायमेंशन क्या है, अलग अलग मिलेगा। फोकल लेंथ और हाइट की बात करें, दोनों की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, तो डायमेंशन क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शनल जो फोर्स है यहां पर, इनका भी डायमेंशन क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, क्योंकि यूनिट क्या है, सेम है इनकी। ठीक है, यूनिट क्या है यहां पर, सेम है। तो यहां पर ऑप्शन आपका कौन सा ठीक है, ऑप्शन आपका बी जो ऑप्शन है वो क्या मिलेगा, राइट आंसर मिलेगा आपको इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना होता है तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, मैं एक साइड में हो गया, स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्या क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज सेम यूनिट एज दैट ऑफ प्रेशर। ठीक है, आपको यह पूछा गया है कि कौन सा इसमें से है जिसकी यूनिट जो है या डायमेंशन जो है वो प्रेशर के जैसा है, बिल्कुल। ठीक है, अब प्रेशर का डायमेंशन देख लेते हैं। पहली बात तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है। अगर हम बात करते हैं प्रेशर की, तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। और अगर फोर्स पर यूनिट एरिया की बात करें तो यहां पर फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये तो होता है जी प्रेशर का डायमेंशन। अब पूछा क्या गया है क्वेश्चन के अंदर, ये पूछा गया है कि कौन सी भौतिक राशि है जिसका मात्रक जो है वो दाब के समान है। ये तो दाब का डायमेंशन, ये तो दाब की यूनिट आपकी हो गई। ये तो क्या हो गई, दाब का मात्रक आपका हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इनमें से हमें देखना है ऑप्शन के अंदर से कि कौन से का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, कौन से का जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, देखिए एंगुलर मोमेंटम, क्या बात कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी इंटू में आर, मास इंटू में रेडियस इंटू में वेलोसिटी। ठीक है, अगर मोमेंटम की बात करें तो क्या होता है ये, सॉरी एंगुलर मोमेंटम यहां पे दिया गया है एम वी आर। ठीक है, एम वी आर। अगर एम वी आर की बात करें तो एम यहां पर क्या है, मास, वी यहां पर क्या है, वेलोसिटी, आर यहां पर क्या है, रेडियस। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा ये केजी, मास की यूनिट क्या है, केजी। अच्छा, वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड इंटू में मीटर। ठीक है, ये बनेगा। तो इसके बराबर तो बन नहीं सकता न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्ट्रेस की बात करें, प्रतिबल की बात करें। अब स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस सेम चीज होती है, जैसे प्रेशर होता है वैसे ही क्या होता है, स्ट्रेस भी होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्ट्रेस भी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, स्ट्रेस भी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस, प्रतिबल, अगर प्रतिबल की बात करें तो ये भी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसका भी डायमेंशन क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या मिलेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां पर अगर स्ट्रेस की बात करते हैं, प्रतिबल की बात करते हैं, तो इसका डायमेंशन जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा प्रेशर का है। ठीक है, तो क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे अच्छे, स्ट्रेस और प्रेशर दोनों का डायमेंशन क्या आपस में सेम है, दोनों का मात्रक भी आपस में सेम है। याद रखेंगे अच्छे से, प्रेशर और स्ट्रेस एक चीज तो नहीं है, लेकिन दोनों की यूनिट जो है वो सेम है, दोनों की यूनिट सेम है, तो डायमेंशन भी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ये अच्छे से आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, यहां पर और भी दिया गया है, जैसे स्ट्रेन आपको दिया गया है। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, यानी कि विकृति क्या होती है, अच्छा, चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो डायमेंशन के अंदर चेंज है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी चीज की हम लेंथ बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो डेल्टा एल डिवाइड बाय एल, इसको क्या बोलते हैं आप, इसको बोलते हैं आप स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, इसको स्ट्रेन आप बोलते हैं। अब स्ट्रेन अगर इसको आप बोल रहे हैं तो फिर ऊपर क्या है, चेंज इन लेंथ है, डिवाइड बाय क्या है, नीचे लेंथ है, इसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर, इसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर। मीटर से मीटर कट जाएगा, यानी कुल मिला के कहने की बात मेरी ये है कि स्ट्रेन जो है उसकी कोई यूनिट नहीं होती, स्ट्रेन जो है उसकी कोई यूनिट नहीं होती आपकी। ठीक है, अच्छा, अगला दिया गया है आपको वर्क। अगर वर्क की बात करें तो वर्क क्या होता है,
फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। और फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट है तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? इसकी यूनिट बनेगी आपकी न्यूटन मीटर। क्या बनेगी? यूनिट न्यूटन मीटर, जो कि न्यूटन मीटर प्रेशर के समान नहीं है। ठीक है, तो यहां पर प्रेशर के समान किसकी यूनिट है? प्रतिबल की, यानी कि स्ट्रेस की। ठीक है, स्ट्रेस और प्रेशर दोनों की यूनिट क्या है? सेम है। ध्यान रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट आर। स्पेसिफिक हीट जो है उसका डायमेंशन आपसे पूछा गया है। विशिष्ट उष्मा का आयाम क्या है? विशिष्ट उष्मा का आयाम जो है वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, आयाम भी बोल सकते हैं, विमाएं भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट, पहली बात तो ये जान लीजिए कि विशिष्ट उष्मा जो है वो क्या चीज होती है। ठीक है, विशिष्ट उष्मा क्या चीज होती है? मान लीजिए आपके पास कोई लिक्विड है, मान लीजिए आपके पास क्या है? कोई लिक्विड है। आपके पास कितना लिक्विड है? 1 ग्राम लिक्विड है। आपके पास कितना लिक्विड है? 1 ग्राम आपके पास कोई लिक्विड है। और 1 ग्राम कोई लिक्विड है, उसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं। कितना बढ़ाना चाहते हैं? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका बढ़ाना चाहते हैं आप। ठीक है, अब 1 ग्राम आपके पास लिक्विड है कोई भी, ठीक है, और उसका टेम्परेचर आप कितना बढ़ाना चाहते हैं? टेम्परेचर राइज करना चाहते हैं आप 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप क्या करना चाहते हैं? इंक्रीज करना चाहते हैं। अब इस प्रोसेस के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? आपको इसको हीट देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? आपको इसको हीट देनी पड़ेगी कुछ। ठीक है भाई, गर्म तो करना पड़ेगा ना। अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाना है, टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? चीज को गर्म करना पड़ेगा, यानी कि आपको गर्मी देनी पड़ेगी, आपको उसको हीट देनी पड़ेगी। और वो हीट की अमाउंट जो 1 ग्राम किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी आपके पास कोई भी लिक्विड आपके पास है, 1 ग्राम लिक्विड आपके पास है, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ा दे, इतनी हीट आपको क्या आपकी क्या कहलाती है? स्पेसिफिक हीट कहलाती है, यानी कि विशिष्ट उष्मा कहलाती है उस लिक्विड के लिए। ठीक है, सीधा आप समझ लीजिए कि 1 ग्राम लिक्विड के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, यानी कि विशिष्ट उष्मा। और विशिष्ट उष्मा के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या रहेगा? विशिष्ट उष्मा को आप एस से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एस से। और इसका फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला क्या होता है? क्यू डिवाइड बाय एम डेल्टा टी। क्यू डिवाइड बाय एम डेल्टा टी। यहां पर एस क्या है? एस है विशिष्ट उष्मा, क्यू यहां पर क्या है? हीट है, और एम क्या है? मास ऑफ लिक्विड है, और डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर यहां पर है। क्या है? चेंज इन टेम्परेचर यहां पर है। ठीक है, अगर क्यू की बात करें, अगर हीट की बात करें, तो हीट की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। क्या होती है? हीट की यूनिट जूल होती है। हीट की यूनिट जूल होती है। जूल को आप न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। जूल को आप क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। यहां पर अगर क्यू की मैं बात करूं, क्यू की यूनिट क्या बनेगी? क्यू की यूनिट बनेगी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाय एम। यहां पर क्या है? एम यहां पर मास है, तो मास के लिए क्या लिखेंगे? केजी लिखेंगे। और डेल्टा टी यहां पर टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए क्या लिखेंगे? केल्विन लिखेंगे। अब केजी से केजी आपका कट जाएगा, तो कुल मिला के आपके पास क्या बचेगा? एल स्क्वायर बचेगा, टी की पावर -2 बचेगी, और क्या बचेगा? के की पावर -1 यहां पर बचेगी। तो ये क्या होगा? ये डायमेंशन होगा किसका? विशिष्ट उष्मा का। किसका डायमेंशन होगा? विशिष्ट उष्मा का। कहने का मतलब ऑप्शन डी जो बनेगा आपका, वो क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन डी जो है वो क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अच्छे से क्या रखेंगे? याद रखेंगे इस चीज को। देखिए यहां पर क्यू जो है, क्यू क्या है? हीट है। और हीट जो है, हीट या वर्क डन की बात करें, हीट को हम कैसे लिख सकते हैं? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? जूल होती है। और जूल क्या होता है? जूल होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और नीचे क्या आ जाएगा? एम डेल्टा टी है। एम का मतलब मास, डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो नीचे क्या आ जाएगा? मास। मास के लिए केजी आया है यहां पर, और टेम्परेचर के लिए, चेंज इन टेम्परेचर के लिए क्या है? केल्विन यहां पर आया है। तो यहां पर केजी से केजी आपका कट गया, ऊपर बचा क्या? बचा मीटर स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या बचा? सेकंड स्क्वायर बचा, और डिवाइड बाय क्या बचा? केल्विन। डिवाइड बाय क्या बचा? केल्विन। तो यहां पर यूनिट क्या, ये डायमेंशन क्या हो गया? एल स्क्वायर टी -2 के की पावर -1। ठीक है, ये डायमेंशन होगा किसका? विशिष्ट उष्मा का। किसका डायमेंशन होगा जी? विशिष्ट उष्मा का। अच्छे से क्या रखेंगे? याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या है?
अब ये क्वेश्चन भी आप अगर नहीं बता पा रहे तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दे देंगे सारे बच्चे, विद इन सेकंड क्या दे देंगे, क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। प्रेशर क्या होता है जी? प्रेशर की अगर बात करें, दाब की अगर बात करें या प्रेशर की अगर बात करें, तो प्रेशर की जो यूनिट होती है, प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। और फोर्स पर यूनिट एरिया की बात करें, फोर्स की यूनिट होती है जी न्यूटन, और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। न्यूटन डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, न्यूटन डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। यहां पर देखो ऑप्शन ए आपको दिया गया है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर क्या है? यूनिट है आपकी किसकी? प्रेशर की। ठीक है, क्या किसकी यूनिट है? प्रेशर की। सेम यूनिट जो होती है वो स्ट्रेस की भी होती है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया। किसके अंदर बताया? पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया। सेम जो जैसे प्रेशर की यूनिट होती है वैसी यूनिट किसकी होती है? स्ट्रेस की भी होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दोनों को अच्छे से ध्यान रखेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहां पर एक दिया गया है न्यूटन मीटर। ये न्यूटन मीटर जो है ये यूनिट होती है आपकी वर्क की। किसकी यूनिट होती है? वर्क की। मैं आपको हर बार बता रहा हूं कि न्यूटन मीटर, ठीक है, जहां पे भी यूनिट आ रही है मैं आपको सारी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं यहां पर कि न्यूटन मीटर इसकी किसकी यूनिट है? वर्क की। ठीक है, तो ये क्या रखेंगे? अच्छे से आप याद रखेंगे, क्योंकि बार बार जब आप चीज को पढ़ते हैं ना, ठीक है, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप याद रह जाती है। बार बार जब चीजों को पढ़ेंगे तो अपने आप याद रह जाएगी वो। ठीक है, जैसे मुझे याद है वैसे ही आपको भी याद हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, न्यूटन यहां पर दिया गया, तो न्यूटन किसकी यूनिट होती है जी? न्यूटन होती है फोर्स की। ये बात तो कोई भूल ही नहीं सकता ना कि न्यूटन किसकी यूनिट होती है जी? फोर्स की। न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, ये देखो ये यूनिट किसकी होती है? न्यूटन पर मीटर बोले, या फिर आपको न्यूटन पर मीटर की जगह कुछ और भी दे सकता है। न्यूटन पर मीटर की जगह देखो, न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन को हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिवाइड बाय मीटर। ठीक है, यही है ना न्यूटन पर मीटर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया, यानी कि केजी पर सेकंड स्क्वायर। ये भी लिख के दे सकता है, ये भी दे सकता है। और दोनों की बात करें तो दोनों यूनिट किसके? स्प्रिंग कांस्टेंट की। किसकी यूनिट होती है जी? स्प्रिंग कांस्टेंट की। स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है जी? न्यूटन पर मीटर होती है। क्या होती है? स्प्रिंग कांस्टेंट की न्यूटन पर मीटर होती है, या फिर केजी पर सेकंड स्क्वायर, केजी पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, केजी पर सेकंड स्क्वायर बोले या न्यूटन पर मीटर बोले। ठीक है, तो कई बार यूनिट आपके अलग अलग लिख के दे सकता है आपको, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अच्छे से सोच समझ के माइंड के अंदर थोड़ा सा याद करके आपको क्या करना है? आंसर करना है। और जब भी ये क्वेश्चन पूछेंगे तो आप आज के मोमेंट को याद रखेंगे। ठीक है, क्या बताएंगे? स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर या फिर केजी पर सेकंड स्क्वायर, केजी पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन के पर पढ़ते हैं। देखिए, एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग यूनिफॉर्मली व्हेन, एक वस्तु एक समान गति करती रहेगी जब तक, यानी कि आपसे पूछा गया है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि कब तक कोई वस्तु जो है वो लगातार गति करती रहेगी, लगातार एक समान गति से चलती रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। ठीक है, ये चीज आपसे पूछी गई है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली मूव करती रहेगी। कोई ऑब्जेक्ट जो है आपका यूनिफॉर्मली मूव करता रहेगा। कब तक मूव करता रहेगा? द रिजल्टेंट फोर्स इंक्रीजिंग, अगर रिजल्टेंट फोर्स इंक्रीज कर दिया जाए, अगर रिजल्टेंट फोर्स का मतलब यहां पर क्या है? देखिए, रिजल्टेंट फोर्स का मतलब यह है कि नेट फोर्स उसके ऊपर कुल जो बल है वो अगर इंक्रीज कर दिया जाए, अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो अगर बल आप इंक्रीज करेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इस बात में कोई दुराई नहीं है। यानी कि ये तो आंसर नहीं हो सकता अपना, ये ऑप्शन जो है आंसर नहीं बन सकता, क्योंकि अगर इंक्रीज करेंगे, बल को इंक्रीज करेंगे, अगर रिजल्टेंट फोर्स आपका इंक्रीज होगा तो वस्तु की जो स्पीड है, वस्तु की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। द रिजल्टेंट फोर्स इज एट राइट एंगल टू इट्स रोटेशन, इसका तो कोई मतलब नहीं बनता यहां पर। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका नहीं बन सकता। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज जीरो, यानी कि कहने का मतलब क्या है? परिणामी बल क्या है? यहां पर जीरो है। अगर रिजल्टेंट फोर्स आपका जीरो हो गया, ठीक है, यानी कि वस्तु मूव कर रही थी, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट आपके पास है, ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है एम मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मूव कर रहा था इस साइड, वी वेलोसिटी से मान लीजिए मूव कर रहा था।
अब इसके ऊपर रिजल्टेंट बल, मान लीजिए एक बल इसके ऊपर इस साइड लगा दिया, एक बल इस साइड लगा दिया, ये भी 5 न्यूटन का लगा दिया, ये भी 5 न्यूटन का लगा दिया। अब इसके ऊपर परिणाम बल क्या हो गया, 0 हो गया। अगर परिणामी बल 0 है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ याद करें, न्यूटन का क्या है, कौन सा लॉ याद करें, फर्स्ट लॉ याद करें। अगर किसी वस्तु पर नेट फोर्स 0 है, अगर किसी वस्तु पर नेट फोर्स क्या है, 0 है, और वो वस्तु अगर मूव कर रही है तो वो कंटिन्यू मूव करती रहेगी उसी स्पीड से, और अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर क्या है, नेट फोर्स 0 है। तो नेट फोर्स अगर 0 हो गया, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स अगर 0 हो गया, तो वस्तु जैसे चल रही थी, जैसे मूव कर रही थी, वैसे ही मूव करती रहेगी। यानी कि हमें आंसर क्वेश्चन का मिल रहा है सी ऑप्शन से। क्वेश्चन का आंसर किससे मिल रहा है, सी ऑप्शन से क्वेश्चन का आंसर मिला है। यानी कि रिजल्टेंट फोर्स क्या रहेगा, 0 रहेगा। रिजल्टेंट फोर्स क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो वस्तु जो है, अब मान लीजिए आप घूम रहे हैं, ठीक है, आप चल रहे हैं, आपका सर है जैसे, ठीक है, एक कान आपका पकड़ के इधर खींचे, एक कान पकड़ के इधर खींचे, और दोनों अगर सेम बल लगाएं, ठीक है, मान लीजिए ये आपका सर है, ये आपके कान है। अब आपके कान को पकड़ के एक इधर खींचे और एक इधर खींचे, 5 न्यूटन का फोर्स इस साइड लगाए, 5 न्यूटन का फोर्स इस साइड लगाए, कहां जाओगे आप, कहीं नहीं जाओगे। आपका सर जहां पर है वहीं पर आएगा, लेकिन एक भी बल अगर बढ़ा ना तो उसी साइड आप चल पड़ोगे, ठीक है। सेम यहां पर बात है कि अगर नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स अगर 0 है तो वस्तु या तो रेस्ट में रहेगी, ठीक है, और या फिर जिस स्पीड से चल रही थी उसी स्पीड से चलती रहेगी। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो क्या बनेगा, आपका राइट आंसर बनेगा। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट बिंग्स डिक्रीज, अगर बल आपका डिक्रीज कर जाएगा, फोर्स आपका डिक्रीज कर जाएगा, तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं बन सकता। यानी कि सही ऑप्शन क्या बनेगा, वो आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। सी ऑप्शन जो है वो क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि ए और बी क्रमशः 6 किलोग्राम और 34 किलोग्राम द्रव्यमान वाली दो वस्तु हैं, तो कहने का मतलब एक आपके पास वस्तु है, ठीक है, वस्तु ए है आपके पास जो कि 6 किलोग्राम की है, वस्तु बी आपके पास है जो कि कितने किलोग्राम की है, 34 किलोग्राम की है, 34 किलोग्राम की है। एक वस्तु आपके पास 6 किलोग्राम की है, एक वस्तु आपके पास कितनी है, 34 किलोग्राम की है। अब आपको क्या पूछा गया क्वेश्चन के अंदर, क्या पूछा गया है, क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑप्शन आपको इस प्रकार से दिए गए हैं। देखिए, ए हैज मोर इनर्शिया देन बी, ए का इनर्शिया जो है बी से ज्यादा है, बी हैज मोर इनर्शिया देन ए, बी का इनर्शिया ए से ज्यादा है, ए और बी है सेम इनर्शिया, यानी कि ए और बी का इनर्शिया सेम है, और नन ऑफ द टू हैज इनर्शिया, यानी कि इन दोनों में क्या है, जड़त्व तो नहीं है। ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, डी ऑप्शन तो नहीं हो सकता, यानी कि दोनों में इनर्शिया नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। अगर कहीं मास है तो इनर्शिया पक्का होगा, ठीक है। ए और बी दोनों का इनर्शिया सेम भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक का मास ज्यादा है, एक का मास कम है। अब जिसका मास ज्यादा है, ठीक है, उसका इनर्शिया भी क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ठीक है। जिसका मास कम है उसका इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इनर्शिया सीधा सीधा रिलेटेड है मास से, ठीक है। मास जिसका ज्यादा उसका इनर्शिया भी क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके पास दो चीजें हैं, एक कार है आपके पास, एक ट्रक आपके पास है, ठीक है। एक कार आपके पास है और एक ट्रक आपके पास है, ठीक है। अब दोनों क्या है, रेस्ट में खड़े हैं, दोनों किस में खड़े हैं, रेस्ट में खड़े हैं। अगर दोनों रेस्ट में खड़े हैं, उनकी स्पीड को आपको बनाना है 50 किलोमीटर पर आवर। कार और ट्रक दोनों की स्पीड को कितना बनाना है, 50 किलोमीटर पर आवर बनाना है, ठीक है। अब कार की स्पीड जो फटाक से क्या हो जाएगी, 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, लेकिन वही स्पीड ट्रक पकड़ने में क्या लगाएगा, टाइम लगाएगा। ट्रक 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलने में क्या लगाएगा, टाइम लगाएगा, जबकि कार जो है वो जल्दी स्पीड पकड़ लेगी, ठीक है। ये मतलब है इनर्शिया का। जिसका इनर्शिया ज्यादा होगा वो स्टेट चेंज होने का उतना ही ज्यादा क्या करेगा, विरोध करेगा, ठीक है। और जिसका मास ज्यादा हुआ उसका इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ट्रक का इनर्शिया कार के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है, इसलिए वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लेने में क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है अच्छे से, जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा। यहां पर आपके पास एक 6 किलोग्राम की है, एक 34 किलोग्राम की अगर है, तो ये जो बी ऑब्जेक्ट है इसका इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि बी का इनर्शिया ज्यादा होगा किससे, ए से। बी का इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा, बी हैज मोर इनर्शिया देन
ए, बी हैज मोर इनर्शिया, बी का जड़त्व जो है वो ए के जड़त्व से क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छे से क्या रखेंगे, इस चीज को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ए पर्सन फील्स हिज वेट इंक्रीज इन लिफ्ट व्हेन लिफ्ट। एक पर्सन जो है वो कह रहा है कि एक पर्सन जो है वो लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है, ये पर्सन है और ये लिफ्ट के अंदर है, ठीक है, लिफ्ट ऐसे बंधी हुई है ऊपर। ये पर्सन किसके अंदर है, लिफ्ट के अंदर है। अब ये पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर लिफ्ट के अंदर उस व्यक्ति को अपना वेट जो है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है, यानी कि उसको लग रहा है कि उसका वेट बढ़ गया है, तो लिफ्ट क्या कर रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट नीचे आ रही है, क्या कंडीशन है, कौन सी क्या कंडीशन है, इज गोइंग डाउन स्टेडली, जस्ट बिंग टू गो डाउन, इज मूविंग अप स्टेडली, यानी कि डिसेंडिंग फ्रीली। यानी कि क्या क्या कह रहा है कि लिफ्ट के अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको अपना वेट जो है वो एक्चुअल वेट से क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, यानी कि उसको लग रहा है कि उसका वेट बढ़ गया है, ठीक है। आप भी अगर कभी ये चीज जो है ना आप डेली लाइफ के अंदर फील कर सकते हैं। अगर लिफ्ट के अंदर कभी भी चढ़े तो आप देख सकते हैं कि जब भी लिफ्ट आपकी ऊपर की तरफ जाती है, जब भी लिफ्ट क्या जाती है, ऊपर जाती है, तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आपका वेट बढ़ गया है। और अगर लिफ्ट आपकी नीचे की तरफ आती है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आपका वेट जो है वो घट गया है, ठीक है। और अगर बाई चांस मान के चलो कि आप लिफ्ट के अंदर हो और लिफ्ट का ये जो तार ही टूट जाए, ऐसा हो ना जाए कहीं, अगर हो गया कहीं तो फिर मुझे बताने के लायक आप बचोगे नहीं कि सर क्या हुआ था, ठीक है। अगर ऐसा हुआ कि ये तार आपका टूट गया, ठीक है, तो यहां पर ये जो पर्सन यहां पर बैठा है, क्योंकि लिफ्ट जो है ना वो नीचे क्या किस स्पीड से चल पड़ेगी, नीचे जी से चल पड़ेगी, किससे चल पड़ेगी, जी से, ठीक है। इसके ऊपर ग्रेविटी लगा, इसको बोलते हैं फ्री फॉल, क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। और फ्री फॉल जब भी होता है तो लिफ्ट के अंदर जो व्यक्ति बैठा है उसका वजन जो है, उसका वेट जो है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे अच्छे से। लिफ्ट अगर क्या जाएगी, देखिए तीनों केस बता देता हूं। पहला केस क्या है, अगर ऊपर जा रही है लिफ्ट, क्या जा रही है, ऊपर जा रही है। और एक चीज यहां पर मान के चलना आप कि यहां पर कांस्टेंट स्पीड की बात नहीं हो रही है। किसकी बात नहीं हो रही है, कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी की यहां पर बात नहीं हो रही है, ठीक है। क्या बात नहीं हो रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है ना कांस्टेंट स्पीड है। स्पीड या वेलोसिटी दोनों इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, या तो इंक्रीज हो रहे हैं क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अगर ऊपर जाएगी, ठीक है, देखिए यहां पर लिख देता हूं मैं, कहीं बाद में ये कहो सर कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर स्पीड, ये चीज नहीं है। अगर इसकी बात करें, कांस्टेंट स्पीड की बात करें या कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करें, फिर वेट के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा, जितना आपका वेट है उतना ही रहेगा। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड की बात करें तो वेट आपका जितना है उतना ही रहेगा। ये चीज यहां पर नहीं है, ठीक है, बल्कि या तो वेलोसिटी बढ़ रही है या वेलोसिटी घट रही है, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन हो सकता है, ठीक है, स्थिर त्वरण हो सकता है, ठीक है। या तो ऊपर जा रही है, ऊपर जाएगी तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा जैसे वेट बढ़ गया है, ठीक है। अगर नीचे आएगी, दूसरा क्या है, अगर नीचे आएगी तो आपको लगेगा वेट घट गया है। अगर ऊपर जाएगी तो वेट बढ़ गया है, नीचे आएगी तो वेट घट गया है। और अगर फ्री फॉल करेगी, क्या करेगी, फ्री फॉल करेगी तो वेट क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा जीरो, वेट क्या हो जाएगा, जीरो। अगर फ्री फॉल किया तो वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऊपर जाएगी तो वेट आपको बढ़ा हुआ लगेगा और नीचे आएगी तो घटा हुआ लगेगा। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि लिफ्ट जो है व्यक्ति को अपना वजन में वृद्धि महसूस हो रही है। अगर वृद्धि महसूस हो रही है तो मतलब लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट क्या जा रही है, ऊपर जा रही है। यानी कि सी ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। सी ऑप्शन क्या बनेगा, क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अच्छे से देख लीजिए इसको एक बार। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। लिफ्ट ऊपर जाएगी तो वेट बढ़ेगा, लिफ्ट नीचे आएगी तो वेट घटा हुआ लगेगा, और अगर फ्री फॉल किया तो वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये तीन कंडीशन आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। और साथ में ये कंडीशन याद रखनी है कि यहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड की बात यहां पर नहीं हो रही है। कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी यहां पर नहीं है। हाँ, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन हो सकता है, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन हो सकता है या एक्सेलेरेशन वेरी कर सकता है, ठीक है।
लेकिन कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी का जब क्वेश्चन हो तो आपको कहना है कि वेट वही रहेगा जो उस व्यक्ति का है, ठीक है, एक्चुअल में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू, किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर है? ये एक द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एनर्जी, पावर, फोर्स या इंपल्स, एनर्जी, पावर, फोर्स या इंपल्स। देखिए ये है न्यूटन का सेकंड लॉ। कौन सा लॉ है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहता है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए फोर्स के क्या होती है, लगाए गए बल के समानुपाती होती है, ठीक है। यानी कि अगर मैथमेटिकली इसको लिख के दिखाऊं मैं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है dp डिवाइड बाय dt। अब dp बाय dt क्या है? रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या है? रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर लीनियर मोमेंटम या सीधा आप मोमेंटम भी बोल सकते हैं, लीनियर नहीं बोलना है आपको तो, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन के अंदर मोमेंटम सीधा लिखा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मोमेंटम बोल दीजिए, लीनियर मोमेंटम बोल दीजिए। तो मोमेंटम या संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो लगाए गए बल के क्या होती है? समानुपाती होती है। ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, ठीक है। अब यहां पर क्या दिया गया आपको? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के अंदर जो चेंज है, ठीक है, उसका रेट जो है वो किसके बराबर होगा? लगाए गए बल के बराबर होगा। यानी कि सी ऑप्शन जो क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। अगर यहां पर ये नहीं दिया होता रेट, क्या नहीं दिया होता? रेट नहीं दिया होता, ठीक है, ध्यान रखेंगे, फिर से बता रहा हूं। अगर ये रेट नाम नहीं दिया होता, आपको सीधा पूछता चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है? इंपल्स के बराबर होता है। चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम ये किसके बराबर है? ये है इंपल्स के बराबर, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको क्या दिया गया? रेट, यहां पर फोर्स, ये क्या है? ये रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम अगर है तो किसके बराबर है? फोर्स के बराबर है। और चेंज इन मोमेंटम अगर है तो किसके बराबर है? इंपल्स के बराबर है। या क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे, अच्छे से इसको याद रखेंगे, ठीक है। पावर क्या होती है जी? पावर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर क्या होती है? वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये W बाय क्या हो जाएगा? T। एनर्जी की अगर बात करें तो एनर्जी क्या होता है? एनर्जी या बोले वर्क, ठीक है, एनर्जी या वर्क बोलें, कुछ भी बोल दें, तो ये क्या होती है? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एनर्जी भी आपके अलग अलग तरह की, देखिए एनर्जी और वर्क सेम थिंग तो नहीं है, लेकिन एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एनर्जी का मतलब है आप कितना कार्य कर सकते हैं, और कार्य का मतलब है आपने कितना कार्य कर दिया है, ठीक है। एनर्जी का मतलब है कि आप 50 किलो वेट उठा सकते हैं, ठीक है, लेकिन कार्य का मतलब आपने 20 किलो वेट उठा लिया, वो कार्य है आपका, ठीक है। एनर्जी का मतलब कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, तो वो एनर्जी है आपकी। एनर्जी और कार्य एक चीज तो नहीं है, लेकिन यूनिट इनकी क्या होती है? सेम होती है। एनर्जी अलग अलग तरह की एनर्जी आपकी होती है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ठीक है, और केमिकल एनर्जी है। बहुत सारे टाइप है एनर्जी के आपके, ठीक है, लेकिन एनर्जी और कार्य की यूनिट क्या होती है? सेम होती है। सेम यूनिट क्या किसकी होती है? हीट की भी होती है, ठीक है। हालांकि एनर्जी, हीट और वर्क जो होते हैं वो अलग 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 आपके टर्म है, अलग अलग डेफिनेशन भी है इनकी, ठीक है। पावर यहां पे क्या है? पावर यहां पर वर्क डिवाइड बाय टाइम है, ठीक है। फोर्स क्या है? रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, और इंपल्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम। एक्चुअली में इंपल्स जो आपका होता है वो क्या होता है? फोर्स इंटू में टाइम होता है। क्या होता है? फोर्स इंटू में टाइम। लेकिन इंपल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। इंपल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के क्या होता है? बराबर होता है। ये भी क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे, अच्छे से इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी विल बिकम 8 टाइम्स इफ, किसी पिंड की जो गतिज ऊर्जा है वो 8 गुनी हो गई है, ठीक है। अगर गतिज ऊर्जा 8 गुनी हो जाएगी, ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 8 गुनी हो जाएगी। कब हो जाएगी 8 गुनी?
अगर मास 4 टाइम कर दिया जाए, मास अगर 4 गुना कर दिया जाए तो 8 गुनी हो जाएगी। वेलोसिटी इज मेड 4 टाइम्स, या वेलोसिटी को 4 गुना कर दिया जाए तो 8 टाइम हो जाएगी। बोथ मास एंड वेलोसिटी आर डबल्ड, मास और दोनों वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो 8 गुना हो जाएगी। बोथ द मास ऑफ वेलोसिटी आर मेड 4 टाइम्स, यानी कि मास और वेलोसिटी अगर दोनों को 4 गुना कर दिया जाए तो 8 गुना हो जाएगी। देखिए जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करेंगे सारे बच्चे विद इन सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। अब मान लीजिए पहले तो आपके पास क्या था? पहले तो आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर था, लेकिन ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या कह रहा है कि अगर मास को आप 4 गुना कर दें, मास को अगर 4 गुना कर देंगे तो एम क्या हो जाएगा? एम की जगह 4m कर दे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। इस केस में क्या हो जाएगी? 4 गुना। अगर वेलोसिटी 4 गुना कर दें, वेलोसिटी को 4 गुना कर दें, अगर v की वैल्यू क्या कर दें? 4 गुना कर दें यहां पर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, यानी कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 16 गुना हो जाएगी। यहां पर देखिए मास और वेलोसिटी को डबल किया गया, मास को भी डबल कर दिया और वेलोसिटी को क्या कर दिया? डबल कर दिया। तो यहां पर मास को डबल किया तो 2 गुना हो गई, और वेलोसिटी को डबल किया तो 2 का स्क्वायर 4 गुना हो गई, यानी कि 2 गुना ये हो गई और गुना में ये हो गई 4 गुना। तो 2 गुना गुना में 4 गुना क्या हो जाएगी? 8 गुना। यहां पर क्या हो जाएगी? 8 गुना। ऐसे ही अगर मास और वेलोसिटी को 4 टाइम्स कर दिया जाए, मास को 4 गुना कर दिया और वेलोसिटी को क्या कर दिया? 4 गुना कर दिया, तो 4 का स्क्वायर 16 और 4 गुना क्या हो गया? मास हो गया, तो 16 चौके 64, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगी? 64 गुना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 64 गुना। आपको पूछा गया कि काइनेटिक एनर्जी क्या कितनी होगी? 8 गुना हो गई है। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन क्या बनेगा आपका? राइट आंसर बनेगा। सी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। यानी कि अगर मास को हम डबल कर दें और वेलोसिटी को भी डबल कर दें तो उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 8 गुना हो जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे अच्छे से। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए मास आपका 4 गुना हुआ है, वेलोसिटी आपकी मास आपका डबल कर दिया और वेलोसिटी भी डबल कर दी। ठीक है, तो 2 गुना तो वो हो गई, मास के कारण हो गई 2 गुना तो, और वेलोसिटी के कारण कितनी हो गई? 4 गुना। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? 8 गुना। कितनी हो जाएगी? 8 गुना। यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 8 गुना कब हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, वर्क डन इज डिफाइन एज, वर्क डन को कैसे डिफाइन किया गया है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्प्लेसमेंट, मास और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, डिस्टेंस थ्रू विच ऑब्जेक्ट इज मूव्ड। ठीक है, वह दूरी जिससे वस्तु चलती है। ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट गेटिंग डिस्प्लेस्ड, प्रोडक्ट ऑफ मास फोर्स एंड मास। ठीक है, तो यहां पर आपसे कार्य के बारे में आपको बहुत बार बता चुका हूं, कार्य के बारे में। कार्य क्या होता है? कार्य क्या होता है? देखिए कार्य होता है आपका फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। कार्य क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट को आप क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। ठीक है, फोर्स को हम लिखते हैं F से, डिस्प्लेसमेंट को हम S से लिख देते हैं, कई बार R से भी लिख देते हैं। किससे लिख देते हैं? R से भी। ठीक है, या फिर D से लिख देते हैं, तो F इंटू में D। F इंटू में क्या हो जाएगा? D। एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है F डॉट D होता है। F यहां पर वेक्टर क्वांटिटी होती है, D भी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक्चुअल में जो कार्य का फॉर्मूला होता है वो होता है F D कोस थीटा, F D कोस थीटा। और F D कोस थीटा, ये थीटा जो होता है ना, ये एंगल होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। थीटा जो होता है वो क्या होता है? एंगल होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? F D कोस थीटा। ठीक है, यानी कि फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट आप सीधा बोल सकते हैं। अच्छा, फिर कार्य की यूनिट क्या बनेगी? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है आपकी मीटर। तो कार्य की यूनिट क्या बनेगी यहां पर? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर किसकी यूनिट होती है जी? कार्य की यूनिट होती है। याद रखेंगे अच्छे से। और इसी न्यूटन मीटर को आप क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। इसी न्यूटन मीटर को आप क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। तो याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से। न्यूटन मीटर कार्य की यूनिट होती है, जूल भी कार्य की यूनिट होती है। अच्छा, कार्य बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है जी? कार्य होता है।
चलिए नेक्स्ट देखिए, वर्क डन बाय फोर्स कैन बी, सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया कि वर्क डन जो है वो किसके बराबर होता है। अगर वर्क डन की हम बात करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, एफ डी कोस थीटा, एफ डी कोस थीटा। और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि कार्य किया गया कार्य जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, केवल नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे अच्छे से बिल्कुल कि देखिए एफ और डी, अगर आपका एफ जीरो हो गया तो कार्य जीरो हो जाएगा, अगर डी जीरो हो गया तो कार्य जीरो हो जाएगा, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है थीटा पे भी। अब थीटा पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर थीटा आपका 0 डिग्री है, थीटा क्या है 0 डिग्री, थीटा अगर 0 डिग्री होता है तो आपका कार्य क्या होता है, पॉजिटिव होता है। थीटा अगर 90 डिग्री होता है तो आपका कार्य क्या होता है, जीरो होता है। और अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो गई तो कार्य क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाता है। यानी कि कार्य जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तीनों हो सकते हैं आपके, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। याद रखेंगे कार्य ऐसी स्केलर क्वांटिटी है, कार्य कैसी क्वांटिटी है, स्केलर एदिश राशि है। कैसी राशि है, एदिश राशि है, एदिश राशि है। इसकी यूनिट मैंने आपको पीछे बताई है, न्यूटन मीटर है, या फिर न्यूटन मीटर को आप जूल बोलते हैं, न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं आप, जूल बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या है, जूल है, न्यूटन मीटर है। कार्य पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों तरह का कार्य आपका हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कब कब होगा, कौन से मैं आपको एक एक एग्जांपल देता हूं सबके, कि पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और जीरो कब होगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपकी गाड़ी जो है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है, और उसको आप ब्रेक लगा के रोकना चाहते हैं। अब ब्रेक लगा के रोकना चाहते हैं, उस कंडीशन में ब्रेक आपने लगाया गाड़ी की स्पीड को कम करने के लिए, ठीक है। तो गाड़ी तो आगे भाग रही है और आपने फोर्स लगाया पीछे की डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि ब्रेक लगेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ना, ठीक है। तो यहां पर कार्य क्या होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा, कुल्ली जो कार्य करता है, कुल्ली के द्वारा किया गया कार्य जो है वो जीरो होता है। क्यों कुल्ली के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, जीरो होता है? क्योंकि कुल्ली जो है अपना बॉक्स जो है ऊपर रखता है, ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे लगता है, ठीक है। और कुल्ली जो है, देखिए मान लीजिए कुल्ली है, अब कुल्ली ने क्या रख रखा है, अपने सर पे एक बॉक्स रख रखा है, ठीक है, मान लीजिए एम मास का बॉक्स है। अब इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लग रहा है, लेकिन कुल्ली चल रहा है इधर, तो यहां पर एंगल क्या है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री है एंगल, तो यहां पर अगर थीटा 90 डिग्री है तो कार्य क्या हो जाएगा, जीरो। तो कुल्ली के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, जीरो होता है, याद रखेंगे, ठीक है। और पॉजिटिव कार्य कब होगा, मान लीजिए आप किसी बॉक्स को धक्का लगा रहे हैं, उसको आप आगे धकेल दिया, ठीक है, आगे की तरफ धक्का लगा रहे थे, आगे आपने धकेल दिया, तो आपने क्या किया, पॉजिटिव कार्य किया। आपने क्या किया, पॉजिटिव कार्य किया, ठीक है। तो कार्य पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है, यानी कि डी ऑप्शन, डी जो आपका ऑप्शन है वो क्वेश्चन में क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए, द सम ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज किसके बराबर होगा, जीरो होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या नन ऑफ दीज। क्या पूछा गया है कि गतिज ऊर्जा आपके पास है और स्थितिज ऊर्जा आपके पास है, ठीक है, और इनके अंदर परिवर्तन हो रहा है, और इस परिवर्तन का योग जो है वो किसके बराबर होगा। तो आपने एक चीज सुनी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या सुनी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यही बात कहती है कि अगर आपकी, देखिए मान लीजिए आपके पास एक बॉल है, ठीक है, और बॉल नीचे गिर रही है। अब बॉल नीचे गिर रही थी, बॉल जब इस हाइट पे थी, एच हाइट पे, तो इसके पास क्या थी, इसके पास थी पोटेंशियल एनर्जी। क्या थी, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी इसके पास कितनी थी, फॉर्मूला होता है mgh। क्या होता है, mgh। जबकि बॉल अगर यहां से नीचे गिरी धरती के ऊपर, ठीक है, यानी कि नीचे ग्राउंड पे गिरी अगर बॉल, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सॉरी, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी इसकी घटनी स्टार्ट हो जाएगी, जबकि इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसकी, हाफ mv स्क्वायर। क्या होगी, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी इसकी, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। जितनी पोटेंशियल एनर्जी यहां पर घटेगी,
उतनी काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज देखें और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज देखें, ठीक है, और उनका सम करें तो वो किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा, क्योंकि जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। या फिर अपोजिट भी बोल सकते हैं, जितनी काइनेटिक एनर्जी घटेगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगता है। क्या लगता है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। और मैकेनिकल एनर्जी कब तक कंजर्व रहती है, जब तक नेट फोर्स जीरो है। जब तक नेट फोर्स क्या है, जीरो है, कोई एक्स्ट्रा फोर्स वहां पर नहीं है। ठीक है, उस केस में क्या लगता है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगता है। और जब तक ये कंडीशन रहेगी तब तक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इनका सम जो है वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे अच्छे से। चलिए, आज के लिए हमारे पास इतने क्वेश्चन थे। ठीक है, अब ऐप के बारे में आपको बताता हूँ। ऐप जो है हमारा आ गया है, राइस्मार्ट ऐप, राइस्मार्ट हिंदी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ठीक है, प्ले स्टोर में जाएंगे आप और हमारी ऐप को क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे वहां से, या फिर यहाँ पर आपको स्कैनर दिया गया है, यहाँ से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप के अंदर मिलेगा क्या, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट यहाँ पर एसएससी कोर्स आपको मिलेगा, कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन आपको मिलेगा। कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आपको सीएचएसएल, सीजीएल या एमटीएस कोई भी आपको बैच चाहिए तो वो यहाँ पर आपका मिलेगा। ठीक है, उसके अंदर आपकी डेली 3 घंटे क्लासेस रहेगी, स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, डेली क्लास टेस्ट आपको मिलेंगे, वीकली असाइनमेंट भी आपके होंगे, मंथली एग्जाम बेस्ड टेस्ट भी आपका रहेगा, सेमेस्टर टेस्ट भी यहाँ पर होगा आपका। ठीक है, और डाउट क्लियरिंग सेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, डाउट क्लियरिंग सेशन। ठीक है, डाउट आपके पर्टिकुलर जो भी डाउट आएंगे वो आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर जो है वो डाउट क्लियर करवाएंगे। जेनरिक टॉपिक भी यहाँ पर मिलेगा। जेनरिक टॉपिक का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको क्या मिलेगा, जो भी आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है वो आपका सब्जेक्ट टीचर जो है आपको अच्छे ढंग से समझाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाले हैं, तो देरी किस बात की, जल्दी से जाइए राइस्मार्ट ऐप को डाउनलोड कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही, हम मिलते हैं किसी और क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर।